सवाल ये है कि ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स 20 एलिमेंट्स बात कर रहा हूँ। तो आइडियल एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है। तो हमेशा जब भी एक फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर में एक हाउ मेनी पॉसिबल करंट एलिमेंट्स का बात होगा तो आंसर विल बी देयर कैन बी इन्फिनाइट सच करंट एलिमेंट्स पॉसिबल। ठीक है, तो एक सर्टेन फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर में बेसिकली ऐसे कितना करंट एलिमेंट हो सकता है? आंसर इज इन्फिनाइट नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स। तो अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स होगा तो हाउ मेनी डीबी वैल्यूज विल बी डेवलप्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो वो भी इन्फिनाइट होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ करंट एलिमेंट ही इन्फिनाइट बन रहा है तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ डीबी वैल्यूज भी इन्फिनाइट बनेगा। अब हम जानते हैं कि अगर इन्फिनाइट क्वांटिटीज, इन्फिनाइट वेक्टर क्वांटिटीज, if they are all though same in direction, still adding their values algebraically is not possible। अगर मैं तुमको कहूँ कि इन आइडेंटिकल नंबर्स को जोड़ो, दो प्लस दो, एक फाइनाइट नंबर तक अगर जोड़ने के लिए कहें तो फिर भी तुम उसको जोड़ दोगे, चाहे वो 2 हो या कोई भी दूसरा नंबर हो, चाहे वो आइडेंटिकल हो या अनआइडेंटिकल नंबर हो। लेकिन अगर वही मैं कहूँ कि आइदर दे आर ऑल सेम मैग्नीट्यूड क्वांटिटीज टू बी एडेड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड क्वांटिटीज टू बी एडेड बट दे आर सपोज टू बी एडेड फॉर इन्फिनाइट टाइम्स, तो फिर वो एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कोमल, पलक, हाँ या ना बोलो। तो तब हम लोग क्या करते हैं, whenever we are unable to add infinite number of terms provided where first to next का एक continuous sequence हमको पता है कि why one value is differing from other and based on which it is differing, हम कैसे उसको distinct quantities मान सकते हैं बट दे आर नंबर इन नंबर्स इन्फिनाइट, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगर तुमको कहें कि यहाँ से है ना गोड़ियाहाट तक जाओ, प्रोवाइडेड एक भी स्टेप रोड का जो तुम्हारा यहाँ से गोड़ियाहाट तक जो कनेक्शन है वो रोड का एक भी पोजीशन को इन योर कंटिन्यूस स्टेपिंग मिस नहीं करेगा और फिर गिनते रहो, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेक अ फाइनाइट काउंटिंग ऑफ योर स्टेप्स प्रोवाइडेड यू वांट टू से दैट स्टेप्स मस्ट बी सो कंटिन्यूअस सो दैट फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप नो सच गैपिंग इज परमिसिबल और अलाउड। बात समझ रहे हो? तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का वही मतलब होता है कि वो जिस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ dB किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा एज वेल एज आर। तो अगर पूरे कंडक्टर के लिए मैं हर एक पॉसिबल थीटा को लेना चाहूँ कि थीटा का एक वैल्यू मिसिंग ना हो, तो देर आर इन्फिनाइट थीटा वैल्यू विल बी पॉसिबल फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर। तो उतना इन्फिनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को इन कंटिन्यूस फंक्शन एल्जेब्रिकली जोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग हमेशा जोड़ते हैं बाय द अप्रोच ऑफ कैलकुलस। अब दिक्कत यह है कि कैलकुलस से जब जोड़ेंगे वैल्यूज़ को तो फिर वो फंक्शन का हर एक का वैल्यू निकाल पाने के लिए और या हर एक स्टेप्स को जोड़ने के लिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलस द फंक्शन सेट टू बी एक्सप्रेसेबल इन वन वेरिएबल, वो एक सिंगल वेरिएबल, मतलब हम लोग के जो स्कोप है इंटीग्रेशन का वो फंक्शन का 2 वेरिएबल का स्टेटस का इंटीग्रेशन हम लोग के सिलेबस स्कोप में नहीं है। इन आवर सिलेबस स्कोप वी आर ओनली हैविंग द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन वन वेरिएबल, बट हेयर द dB कैन वेरी बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल थीटा एज वेल एज आर। जैसे एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट का पोजीशन चेंज करेंगे, थीटा और आर दोनों चेंज होगा, तो फिर हमारे लिए इसको इंटीग्रेट करना डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बिफोर वी डू द इंटीग्रेशन वी नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। कैसे? ज्योमेट्री एक बार फिर से देखो, ये हमारा रेडियस वेक्टर था, मॉड है ये,
दिस इज द पॉइंट P, ये थीटा है, यहाँ करंट एलिमेंट आइडियल है, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं कुछ एज्यूम कर सकता हूँ ए, shortest distance of the point from the conductor itself I can assume it to be a। तो देखो मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, जिस ट्रायंगल का मैं एक साइड का लेंथ जान रहा हूँ और एक साइड का लेंथ ए और थर्ड साइड का नहीं जानता हूँ। रैदर एज्यूम कर सकता हूँ कि इससे इसका डिस्टेंस कुछ स्मॉल एल है, मान लो। अब देखो whenever a function is depending on two variable theta as well as r, फाइनल जो आया that is dB का ये जो स्टेप आया था ना, dB का ये जो स्टेप आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस स्टेप के अकॉर्डिंग ये दो वेरिएबल है थीटा एंड आर, तो आइधर मैं थीटा को हटा के आर में रखूँ तो एक सिंगल वेरिएबल ऑफ आर हो जाएगा, या मैं आर को हटा के थीटा में रख सकता हूँ। तो व्हाट आई कैन डू फ्रॉम दिस ज्योमेट्री फॉर दिस थीटा, कैन आई राइट डाउन साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर। कैन आई राइट डाउन साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन राइट डाउन साइन थीटा बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई आर। If this replacement can be done, so therefore the dB expression with this simplification I can rearrange it. It is mu naught by 4 pi IDL, ध्यान से देखो IDL into sin theta divided by r square है ना, यानी कि into 1 by r square। तो instead of 1 by r square, can I write down 1 by r square? Can it be written sin square theta by a square? Already one sin theta is there, so into sin square theta by a square, हाँ या ना। ये sin square theta by a square लाया किसको, 1 by r को रिप्लेस करके। 1 by r is sin theta by a using the trigonometrical transformation। तो हमारे पास dB जो है वो ओवरऑल हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन क्यूब थीटा बाई ए स्क्वायर। तो जहाँ तक दो वेरिएबल वाला बात था, दो वेरिएबल वाला बात से हम एक वेरिएबल थीटा पर आ गया, आर को हटा दिया। दिस इज द फर्स्ट mathematical rearrangement that I have done. Before doing the integration we need to bring it in one variable, so that I have done, I have brought it in theta removing r, और r को हटा के थीटा लाने के लिए I have used this geometry। उसे क्या हो गया, a का टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, उससे दिक्कत नहीं है। a is not a physical parameter which can influence the characteristics of magnetic field value, rather it is a geometrical term that has to be constant। तुम current element कहीं भी लो, p का distance from the conductor is constant for all the current elements, तो इसलिए a के इंट्रोड्यूस होने से वो एक कांस्टेंट के टर्म पे इंट्रोड्यूस हुआ, नॉट एज अ वेरिएबल। अब देखो फाइनली हम लोग अब है कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि कोई भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसका जो एक सिंगल वेरिएबल पर जब आ जाता है तो उसी का एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि सिंगल वेरिएबल अगर थीटा है तो एलिमेंट डी थीटा होना चाहिए, डीएल नहीं। तो यानी कि एक और काम हमको करना है, डीएल को हटा के डी थीटा लाना है। तो देखो डीएल को हटा के डी थीटा लाने के लिए आई कैन डू वन मोर ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कुछ ऐसा है जैसे मैंने यहाँ साइन थीटा का इस्तेमाल किया था टू यूज दिस टू साइड। अब मेरे को डीएल लाना है तो आई शुड यूज एल, एल के साथ कांस्टेंट ए, नॉट न कि आर। एल के साथ आर लाएंगे तो फिर से आर एज अ वेरिएबल आ जाएगा, तो इसलिए आई विल ट्राई विद दिस टू टर्म ए एंड आर। तो अगर मैं tan थीटा यूज करूँ, सो tan थीटा आई कैन राइट डाउन perpendicular to base, that is a by l,
tan थीटा अगर मेरा a/l है, so from this part I can write down l is equal to a/tan theta, or in other words a cot theta. ठीक है, सो l इन टर्म ऑफ थीटा आ गया, सो देयर फॉर डिफरेंशिएटिंग, मेरे को तो dl चाहिए, l नहीं चाहिए, सो dl लाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आई विल राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग l विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, l को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS में होगा dl बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू a इंटू कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा तो मैंने इधर ही लिख दिया, थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज 1, सो dl बाई डी थीटा आया माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चूंकि मेरे को सिर्फ लेंथ ऑफ dl चाहिए, लेंथ ऑफ dl चाहिए, तो यहाँ से मैं dl को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, इट इज a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dl का मैग्नीट्यूड दैट कैन बी रिटन एज a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो देखो dl हटा के डी थीटा लाने का स्कोप मिल गया, यस और नो? सो दैट मीन्स db कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू dl, इंस्टेड ऑफ dl आई कैन राइट डाउन a cosec square theta that into d theta whole divided by a square into sin cube theta, यही था ना, sin cube theta था ना, तो और इधर क्या हो गया, a cosec square theta आ गया। तब देखो cosec and sin are reciprocal terms to each other, trigonometrically cosec and sin are just reciprocal terms to each other। तो sin को 1 बाई कोसेक या कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट इज 1। तो कोसेक का पावर 2, साइन का पावर 3 है, तो साइन का भी 2 पावर को कोसेक के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आई कैन कैंसिल आउट दिस एंड आई कैन लीव ओनली साइन थीटा। एक कोसेक स्क्वायर एक साइन स्क्वायर कट के 1 होगा तो एक साइन रहेगा। तो कहने का मतलब है कि देयरफॉर सिंप्लीफाइड स्टेप ऑफ dB वो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब देखो ऊपर एक a था, नीचे a स्क्वायर, तो एक a भी कैंसिल हो सकता है, सो आई कैन कैंसिल आउट 1a। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू साइन थीटा बाई a इंटू डी थीटा। ध्यान से देखो, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं म्यू नॉट I बाई 4 पाई a इंटू साइन थीटा डी थीटा। दिस इज द सिंप्लीफाइड स्टेप ऑफ dB। ये dB का सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड स्टेप हो गया एट अ पॉइंट P, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस वेक्टर बन गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म थीटा पे डिपेंडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म थीटा पे डिपेंडेंट है। इट इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग ऑन वन वेरिएबल दैट इज थीटा। हमने dl को हटा दिया, हमने r को हटा दिया, तो ये एक करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू है जो कि करंट एलिमेंट का रिक्वायर्ड पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
अगर एक करंट एलिमेंट ये है, उसका लेंथ dl है, इसमें अगर करंट I है, P पॉइंट जो है, तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A पे और इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड पे, रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दिस इज द फाइनल स्टेटस वेयर वी हैव रीच्ड। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज इनवर्ड वैल्यू dB वेक्टर इनवर्ड। ठीक है, तो अगर मान लो अब ये एक सिंगल करंट एलिमेंट के लिए है इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर मैं कहूँ नाउ फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर for a straight conductor of finite length, for a straight conductor of finite length, मान लो लेंथ क्या है हमको पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। let the ends of the conductor are identified as a1 a2, let the ends of the conductors are identified as a1 and a2. So since it is only depending on theta, तो मान लो इसका एंड तक अगर इसको मैं कनेक्ट करूं, इसका एंड तक कनेक्ट करूं, तो एक एंड को अगर कनेक्ट करूंगा तो मान लो थीटा का एक एक्सट्रीम लिमिट θ1, और दूसरा एंड को भी अगर मैं कनेक्ट करूं तो अब मैं थीटा का दूसरा लिमिट ये लूँगा θ2, काहे बाहर वाला लिया, बिकॉज थीटा हैज़ टू बी टेकन क्लॉकवाइज फॉर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम करंट एलिमेंट टू रेडियस वेक्टर। दो द लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर्स आर नॉट अवेलेबल और नॉट रिक्वायर्ड टू नो द फाइनल वैल्यू, बट रेडियस वेक्टर का तो सिग्निफिकेंस हमेशा करंट एलिमेंट टू फाइनल पॉइंट तक ही होगा ना। तो इसीलिए एक एंगल अगर एक एंड में θ1 इंटीरियर है तो दूसरा एंगल एट द अदर एंड मस्ट बी θ2। तो तब देखो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द कंडक्टर, क्योंकि सभी कंडक्टर की वजह से, सभी एलिमेंट की वजह से बनने वाला dB सेम इन डायरेक्शन, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी B दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग dB। सिंस आर्गुमेंट क्यों इंटीग्रेशन हुआ, सिंस ऑल द dB आर सेम इन डायरेक्शन, वो पहले ही बता चुके हैं हम लोग। तो dB का इंटीग्रेशन मतलब जो dB का एक्सप्रेशन आया उसको इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a दैट इनटू साइन थीटा डी थीटा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म को डेफिनेटली बाहर ले सकते हैं आउट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर आई कैन राइट डाउन b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फॉर लिमिट θ1 टू θ2, θ1 टू θ2। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा, इसीलिए लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a कॉस माइनस कॉस थीटा विथ लिमिट θ1 टू θ2। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a कॉस θ1 माइनस कॉस θ2।
गॉट इट नाउ? समझ में आया सबको? तो ये है फाइनल फॉर्मूला टू नो द मैग्नेटिक फील्ड एट द फाइनल पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट which is known to be at a shortest distance. The point should be known how far it is from the straight conductor, and if the straight conductor is finitely long, then if you join the end points of the conductor with required point, then you must be knowing the value by referring this geometry where you can see theta 1 is interior angle at one end and theta 2 must be the exterior angle at the other end. ठीक है? If you want to remember the formula in terms of interior angles at both ends, then you can simplify this final result, and if you want to simplify the final result, that is mu naught I by 4 pi a, finally you can write down it is cos of theta 1, and instead of theta 2 if you write down theta 2 can be written pi minus theta 2 dash, so finally it will be plus of cos theta 2 dash. That means in terms of interior angles, if you use, it is with the plus for both cos terms, cos theta 1 at one end plus cos theta 2 dash at other end. Are you understanding the difference? When it is minus, when you take one interior angle minus, exterior angle part will be minus, and when you take both interior angles in geometry, then you can reach to the plus form. There is one more form, and that is, suppose in this formula, when you join the required point with the ends, that means you know this angle as also geometrically let it be alpha and let this angle is beta, right? So if you want to memorize the formula using this geometrical alpha and beta, then what you can do, you can further write down this, you can further write down this, you can write down this as mu naught I by 4 pi a, and then it will be sin alpha plus sin beta, because this theta 1 can be written, theta 1 and alpha, their sum will be 90. So theta 1 you can write down 90 minus alpha, so cos of 90 minus alpha will become sin alpha, and similarly cos of 90 minus beta will be sin beta. So these are the three different forms. This is one form, this is another second form, and this is the third form. These are the three different forms of magnetic field value at a point P, which is distance A from the conductor, when conductor is finitely long.